हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? हमने किया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी थी, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने चेक किया था। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने की बात उठी थी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एग्जैक्टली में कब बनी हमारे पास और किस कौन कौन से बेसिस उसको बनाने के लिए रखे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कितने मेंबर थे, और बाद में मुस्लिम लीग जब पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया तो उसके बाद कितने मेंबर हो गए, और उसकी सारा क्रिटिसिज्म हमने पढ़ा था, उसके ड्रॉबैक्स हमने देखे थे, बहुत सारी चीजें हमने कल देखी थी। और हम वहां से जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं कि हाँ भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था तो उसके क्या क्या हमारे पास क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं। अब इवन हम ये भी बोल सकते हैं कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात किसने उठाई थी, और हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। कल वाला अगर आकर आपने लेक्चर जो है वो नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच दिस दैट, और उसको देखें। और फिर आप अगर आप पूरी सीरीज देखेंगे तभी आपको जो है वो समझ आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं? हमने देखा है कि कैसे जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई हमारी, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी हुई, और उसको पूरी तरह से बनाने के लिए हमारे पास कमेटीज बनी, कुछ मेजर थी कुछ माइनर थी। हमने मेजर कमेटीज देखी थी, और सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका हेड कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है या आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो भी रिपोर्ट आती थी वो सारी कहाँ जाती थी? ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, हमारे पास जाती थी। ठीक है, अब आपके पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिंटेड है क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा गया है उसको, मतलब आपके पास 1 सेकेंड, उसको जो है हमारे पास हिंदी में उनको लिखा है। हिंदी में जिन्होंने लिखा है वो कौन थे, और उसके बाद इंग्लिश में जिन्होंने लिखा है वो कौन थे? अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे सकते हैं मुझे, अदरवाइज मैं एट द एंड ऑफ द जो हमारा सेशन होगा आज का उसमें आपको बता दूंगी। ठीक है, तो जो हमारे पास ये थे, मतलब हिंदी में लिखा, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि कल को कोई पूछ सकता है। कई बार आ गया भी है कि लिखा हुआ है क्या है, प्रियम्बल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पॉलिटी में आएंगी। बेसिकली हिस्ट्री का जो है वो मैं उठा रही हूँ। हिस्ट्री में अब आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज आ जाती है कि इंडियन की स्टेट कैसे बनी, इंडिया बना कैसा, यूनिफाइड कैसे बना, प्रोविंस से स्टेट कैसे बनी, स्टेट जो प्रिंसली स्टेट्स थी, फिर उसके बाद वो मतलब प्रिंसली स्टेटहुड कैसा दर्जा मिला उनको, फिर यूनियन टेरिटरी कैसे बनी, ये सब चीजें हमने देखनी है अभी। तो हुआ क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी हमारे पास तो साथ ही साथ जो है वो ये मांग उठी कि इंडिया का डिवीजन जो है, स्टेट का डिवीजन जो है वो लिंग्विस्टिक बेस पे किया जाए। लिंग्विस्टिक बेस पे मतलब कि भाषा के आधार पे जो है वो भारत की जो राज्य हैं उनको जो है वो तोड़ा जाए, उनका वर्गीकरण किया जाए, अलग अलग किया जाए। ठीक है, तो ये चीज आ गई उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो है वो सारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं जो मेन, उनको ये लगा कि भाई अगर भाषा के आधार पे हम इनका विभाजन करने लग पड़े तो ये तो काम खराब है, फिर इंडिया टूट जाएगा, फिर बिखर जाएगा। उनको ये डर लग रहा था कि इंडिया बिखर जाएगा फिर से। तो उन्होंने जो है ये चीज जो है बिल्कुल नकार दी कि नहीं, भाषा के आधार पे हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मांग उठती रही क्योंकि साउथ इंडिया से ये मांग आ रही थी कि हमें जो है वो भाषा के आधार पे अपना अपना प्रदेश चाहिए। ठीक है, तो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, तमिल स्पीकिंग पीपल थे, तो तेलुगु स्पीकिंग बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हमें भाषा के आधार पे एक राज्य बना दिया जाए। ठीक है, तो जब ये बात उठी, साउथ इंडिया से ये बात उठी, तब इनको इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा था, बहुत सारी चीजों का भार था। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही रहे हैं, साथ साथ में हम एक कमेटी बनाते हैं जिनका इन्होंने हेड रखा S K धर को। S K धर को इन्होंने हेड रखा कि आप जो हो वो एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी के हेड आप हो, उस कमेटी में एक रिपोर्ट तैयार करो कि हमें लिंग्विस्टिक बेस पे जो है वो स्टेट कौन कहाँ तक बनानी चाहिए, कितनी स्टेट बनानी चाहिए, क्या सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो S K धर को जो है वो ये काम सौंपा गया, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो आई वो नेगेटिव आई, उन्होंने बोला हम नहीं बनाएंगे।
फिर भी दोबारा से मांग आई तो फिर जेबीपी कमेटी बैठी थी। जेबीपी कमेटी जब बैठी, उनका भी नेगेटिव आया कि नहीं करेंगे। फिर फजल कमीशन जो है वो बैठता है, फजल कमीशन, और उसके बाद जो है वो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जो है वो बैठता है, और इंडिया जो आज का इंडिया है वो हमारे पास आके बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे एस के धर कमीशन की क्या रिपोर्ट थी, उसकी क्या आपके पास रिकमेंडेशन थी, उस कमीशन ने क्या हमें जो है वो चीजें गिनाई कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम आज का अपना लेक्चर। देखिए, ये है इंडिया बिफोर पार्टीशन और इंडिया आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार। इंडिया बिफोर पार्टीशन की अगर आप देखो तो यहाँ पे प्री पार्टीशन मैप दिया गया है आपके पास, ये वाला, और ये है हमारा जब इंडिया और पार्टीशन की बात हुई थी कि ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, वेस्ट पाकिस्तान बनेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, ये जो है दिस इज प्रिंसली स्टेट जो बाद में पाकिस्तान के साथ जुड़ गई थी, और कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ जो मेन प्रिंसली स्टेट थी ये वो दिखाई गई हैं। तो आप एक बार मैप को देख लीजिए, ये है प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, कोई भी पार्टीशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन बाद में यहाँ पे हमारे पास एक लाइन खींच दी जाती है जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। यहाँ पे जो लाइन थी अफगानिस्तान के साथ, इसको बोला जाता है दैट इज दुरंद लाइन। कौन सी लाइन है ये? दुरंद, अफगानिस्तान के साथ, और ये बहुत पहले बन चुकी थी। ये दोनों ही मैप हमने देख लिए कि इंडिया और पाकिस्तान कैसे थे प्री पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन जो है वो कैसे थे। ठीक है, ये है प्री पार्टीशन की कहानी और ये है आफ्टर पार्टीशन की कहानी, लेकिन बाद में ये भी चीजें हमने जोड़ ली थी। ठीक है, अभी इंडिया के पास है ब्रिटिश प्रोविंस है और प्रिंसली स्टेट है। ठीक है, अभी देखो ये बनता है इंडिया हमारा, जब हमारा इंडिया 1948 में जो इंडिया है दैट इज दिस। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे देखो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, स्पेलिंग भी देखिए, हिमाचल प्रदेश छोटा सा था उस टाइम पे, पंजाब, बिलासपुर इज अनदर स्टेट, उत्तर प्रदेश पेप्सू। ठीक है, विंध्या प्रदेश, मध्य भारत, नॉट मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश अनदर से, हैदराबाद, बॉम्बे, मैसूर, क्रूक, मद्रास, त्रावणकोर, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, कच्छ, अजमेर। ठीक है, सो ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं पिंक कलर में जो आपको दिख रहे हैं, ये उस टाइम पे जो था ये यूटी टाइप थी, मतलब हमारे पास टेरिटरी थी जिनको एडमिनिस्टर करेगा हमारे पास गवर्नर जनरल सीधा डायरेक्ट, मतलब यहाँ इलेक्शन नहीं होते थे इन जगहों पे, जैसे यूटी होती है वैसे हैं ये। ठीक है, ये है 1948 का इंडिया हमारे पास, अंडमान निकोबार एंड दिस इज लक्षद्वीप। ठीक है, ये हमारे पास था। अब एस के धर कमीशन जो है वो आता है हमारे पास, और एस के धर कमीशन हमारे पास क्या क्या रिकमेंड करता है देखो। यहाँ पे साउथ इंडिया से हमारे पास क्या डिमांड आ रही थी, बार बार साउथ इंडिया से हमारे पास डिमांड आ रही थी कि लिंग्विस्टिक बेस पे जो है वो स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, और इसके रिजल्ट में जो है वो जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन जो है वो बिठाती है। ठीक है, जिसको चेयर करते हैं एस के धर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, एस के धर कमीशन या धर कमीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक बेस पे आप देखो स्टेट को बनाना है कि नहीं। दिसंबर 1948 में ये कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है, जिसमें क्या बोला होता है कि यहाँ पे जो है लिंग्विस्टिक प्रोविंस जो है हम नहीं बना सकते। सीधा सीधा इन्होंने बोला है कि हम जो है अगर एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस यहाँ पे बनाना चाहें भी तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि मद्रास में भी बहुत सारे तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे। ठीक है, तेलुगु बोलने वाले, भाषा बोलने वाले मद्रास में भी थे और वहां पे भी थे। तो अगर हम एक प्रदेश बनाते हैं तो इसके मतलब हमें नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे बनाएं, तो इन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम नहीं बना सकते। अब जब ये चीज हो गई कि धर कमीशन ने मना कर दिया लिंग्विस्टिक बेस पे एक स्टेट बनाने के लिए, तो कांग्रेस के पास एक और चुनौती आ गई और उन्होंने एक और कमीशन बिठाया कि चलो कोई बात नहीं, हम एक और कमीशन बिठाते हैं, धर कमीशन की बात तो नहीं हुई। तो अब
नेक्स्ट, इन्होंने वैसे क्या रिकमेंडेशन दी थी, इट एडवोकेट फॉर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड ऑन, इन्होंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव जो कन्वेंस है, कन्वीनियंट है, उनके अकॉर्डिंगली जो है वो राज्य, मतलब राज्य जो है, राज्य के अधिकारों के अकॉर्डिंगली जो है वो हम जो है वो इसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, भाषा के आधार पे नहीं, ठीक है, क्योंकि कई जगह के लोगों के अलग मांगे हैं, कई जगह की अलग है, अलग लैंग्वेज, मतलब तमिल और तेलुगु पीपल स्पीकिंग पीपल जो है वो मिक्स अप थे, तो हम जो है वो इनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, राज्यली ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब धर कमीशन ने और क्या बोला हमारे पास कि जो इन्होंने बोला था इनकी रिपोर्ट में, इन्होंने बोला था ये अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंस, सिंपली बात है कि ये अगेंस्ट थे, स्ट्रांगली अगेंस्ट थे। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि धर कमीशन जो था वो किस लिए बैठा था, लिंग्विस्टिक बेस के लिए बैठा था, लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या थी, वो अगेंस्ट थे कि हमारे ऐसा कुछ भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी, अब कांग्रेस के पास नई चुनौती है, उन्होंने बोला कि अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं, उन्होंने ये बात नहीं मानी, तो इन्होंने एक नया कमीशन बिठाया, दैट इज जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी जो है वो बाय नेम है, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर हमारे पास पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया जो थे, पी सीतारमैया जो थे हमारे पास, ये आंध्र प्रदेश के ही हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इन्होंने जो है वो काफी, आप बोल सकते हो, काम किया था, ठीक है। आंध्रा बैंक भी इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था, दैट इज पी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। एंड दस इसीलिए जो है इन तीनों के नाम से जो है हमारे पास नाम पड़ा था जेबीपी कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये तीनों के नाम से जेबीपी कमेटी का नाम पड़ा था हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो कमेटी थी, इन्होंने धर कमीशन की जो भी इन्होंने रिपोर्ट दी थी उनको कंसीडर किया, उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम क्या करें, ठीक है। दोबारा से रीअफर्म किया, अफर्मेशन ली इनसे कि धर कमेटी ने क्या क्या बोला है, लेकिन धर कमेटी के बेस पे इन्होंने दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने लगे, लेकिन इन्होंने देखा कि भाई हम जो है लिंग्विस्टिक बेस पे करने की बजाय हम बाकी चीजों को भी तो देख सकते हैं। क्या देखा इन्होंने, रीऑर्गेनाइज स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, ये देखना ज्यादा जरूरी है एज टू, मतलब आप देखो कि अर्थव्यवस्था कैसी है देश की, इनकी वजह से कैसी हो जाएगी, ठीक है। सिक्योरिटी का क्या इशू होगा, यूनिटी का क्या इशू होगा, ये सब इशू भी आप कंसीडर करो। आप सिर्फ लिंग्विस्टिक बेस अगर कंसीडर करोगे तब तो ये चीज खराब है, तो ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने भी क्या रिकमेंडेशन दी कि नया प्रोविंस जो हमारे पास बनेगा वो उसके लिए थोड़े साल रुक जाओ, हम फिलहाल जो है वो हम इनको अलग नहीं कर सकते, अभी इंडिया का पार्टीशन हुआ है, अभी से हम दोबारा से पार्टीशन कर देंगे, लिंग्विस्टिक बेस पे ही करेंगे वैसे तो, लेकिन ये चीज इनको सही नहीं लग रही थी। सीधी सी बात है कि इन्होंने भी जो है वो धर कमीशन का ही साथ दिया। 1948 आप बोल सकते हो दिसंबर में बैठी थी और इन्होंने जो है 1949 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये सब चीजें होने के बावजूद भी, मतलब जेपीबी कमेटी बैठने के बाद भी जो है वो लिंग्विस्टिक बेस पे हमारे पास जो है वो आंध्र प्रदेश बना ही बना। हुआ क्या हमारे पास आंध्र प्रदेश के लिए क्या था कि हमारे पास एक इंसान थे, दैट इज पोटू, यहाँ पे नाम लिखा होगा उनका, तेलुगु स्पीकिंग, उन्होंने 56, हाँ जी, ये पोटी सीरामल्लू, ठीक है, पोटी सीतामल्लू जो थे, इन्होंने जो है वो फास्ट किया, 56 डे का फास्ट किया। 11 अक्टूबर 11 आप बोल सकते हो 11 अक्टूबर 1952 को जो है ये फास्ट पे बैठे थे और 15 दिसंबर को जो है वो इनकी डेथ हो जाती है फास्ट करने से। क्यों बैठे थे, ये कांग्रेस के ही लीडर थे और ये बैठे थे लिंग्विस्टिक बेस पे, जो है वो बोल रहे थे कि हमारा एक अलग से राज्य बना दो लिंग्विस्टिक बेस पे, तो ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, इनकी डेथ से इफेक्ट हुआ, ठीक है। और आपके पास आप बोल सकते हो दिसंबर 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसीजन लिया कि हम एक अलग से एक स्टेट बनाएंगे और आप बोल सकते हो आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ 1 अक्टूबर 1953 को, सॉरी यहाँ पे हाँ 53 को, ये 52 है, और 53 को फॉर्म हुआ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप बोल सकते हो बेशक से पहले पहले हर चीज के लिए मना किया गया, लेकिन बाद में ये चीज हो गई, लेकिन बहुत देर बाद हुई है,
1948 में तो इन्होंने 1949 में बिल्कुल मना कर दिया था, और 1949 में हमारा जो है संविधान बन के तैयार हो गया था नवंबर में, लेकिन कब वो लागू हुआ था, 1950 में हुआ था। और इस दौरान जो है इंडिया कैसा था वो आपको मैं बता देती हूँ कि क्या चीजें हुई थी, इंडिया हमारे पास कैसा था। अब देखिए इंडिया जो है 1953 में उसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके जो है वो डी करके, और डी भी था पार्ट डी, वहां पे स्टेट को जो है वो डिवाइड किया गया था। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी जो थी, जो मेन प्रोविंस थे हमारे, उनकी सरकार थी, और पार्ट सी और डी जो था वो एक ऐसे मतलब एरिया से, एक ऐसी टेरिटरी थी जिनको जो है, जिन पे जो है आप बोल सकते हो कि राष्ट्रपति का शासन जो है वो लगेगा, सीधा डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देखेगी। यहाँ पे इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जैसे अभी होता है, ठीक है, वैसे थे इन दोनों के लिए। पार्ट ए और पार्ट बी के लिए ये बड़े राज्य होते थे, और ये पार्ट सी और पार्ट डी में देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ही रखा है। तो ये पार्ट डी और पार्ट सी जो हमारे पास हमारे स्टेट्स थी, ये यूनियन टेरिटरी टाइप आप मान सकते हो कि ये ऐसी टेरिटरी थी जिन पे जो है वो सीधा प्रेसिडेंट जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, वो इस पे रूल और सब कुछ उनका देख रेख ये करती थी। तो 1950 में कुछ इस तरह से विभाजित था इंडिया की, बड़ी स्टेट थी और छोटी छोटी स्टेट थी, जो मैंने पहले आपको दिखाया था वही 1948 वाला। ठीक है, ये था 1950 में जो इंडिया का विभाजन हुआ था उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, 1950 हुआ हमारे पास, 1951 में 52 में हमारे पास इलेक्शन होते हैं, फिर कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बन के आती है, और जवाहरलाल नेहरू जो है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास आप देखिए कि लिंग्विस्टिक बेस पे जो आधार पे, जो भाषा के आधार पे जो है आंध्र प्रदेश बन गया 1 अक्टूबर 1953 को पहला बन गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि बाकी जो प्रांत हैं साउथ इंडिया के, उन सब ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी कि हमें भी अलग कर दिया जाए, हमें भी अलग से जो है वो एक प्रदेश हमारा जो है प्रांत अलग कर दिया जाए लैंग्वेज के बेस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कि गवर्नमेंट ने दिसंबर 1953 में हमारे पास जो है वो फजल अली कमीशन जो है वो बिठाया। ठीक है, फजल अली कमीशन जो है वो यहाँ पे 3 मेंबर एक स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन था, जिसको चेयर किया था फजल अली ने। इनके साथ 2 और बंदे थे, दैट इज के.एम. पणिकर एंड एच.एन. कुंजरू। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये 2 अदर मेंबर थे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, मेन इनका कमीशन ने क्या देखना था कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, लेकिन सबसे पहली बात है कि उसके वेलफेयर के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, और पूरे नेशन की वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। हमारा ये देखना नहीं है कि अगर लिंग्विस्टिक बेस पे अलग करने की जरूरत है तो करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अगर इससे कुछ वेलफेयर होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दिया था कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चर होमोजेनिटी होनी चाहिए, जिस एरिया को हम अलग कर रहे हैं वहां पे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी देख रहे थे कि फाइनेंशियली वो एरिया अच्छा है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कैसी है वहां की। अब देखो अगर कोई हम एरिया अलग कर रहे हैं तो उसको हमें देखना पड़ता है कि जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, और उसकी सारी कंडीशन देखनी पड़ती है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सही होता है, यहाँ पे ये चीज सही है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज बेटर है तो उसको अलग कर दो, नहीं। फिर उन्होंने ये देखा कि हम प्लानिंग कर रहे हैं प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज नेशन एज होल। हर स्टेट में वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेशन की भी वेलफेयर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी शर्तें थी हमारे पास फजल अली कमीशन की, जो इन्होंने बैठाया था, और इन्होंने ध्यान में रखते हुए जो है वो लिंग्विस्टिक बेस पे जो है हमारे पास हमारे जो है वो नेशन, हमारी जो स्टेट है उनको अलग किया। ठीक है, इट रिजेक्टेड 1 लैंग्वेज एंड 1 स्टेट थ्योरी। 1 लैंग्वेज 1 स्टेट थ्योरी को रिजेक्ट किया था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, प्रैक्टिस क्वेश्चन में या यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया था या एक्सेप्ट किया था, तो इन्होंने रिजेक्ट किया था। ठीक है, फिर हमारे पास फजल अली के बाद हमारे पास आता है द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता था 1956 में, जिसमें जो है वो जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बोला जाता है, जब आया था उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इंडिया की जो स्टेट्स हैं और इंडिया के जो प्रोविंस थे, जो मतलब आप बोल सकते हो कि यूनियन टेरिटरी जो है वो उनको अलग किया गया। और फाइनली जो है वो इंडिया को 1 नवंबर 1956 में कितनी स्टेट मिली हमारे पास, 14 स्टेट एंड 6 यूटी जो है वो मिली।
फिर धीरे धीरे करके जो है वो अलग 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 देश जो है, अलग अलग प्रांत जो है, स्टेट जो है वो अलग होता रहा। जैसे कि तमिलनाडु बना हमारे पास, तमिल बेस पे, कन्नड़ कर्नाटका बना, कन्नड़, मलयालम, केरला बना मलयालम लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे अलग अलग जो है वो डिवीजन हुई इनकी भाषा के आधार पे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का, जिससे अमेंडमेंट हुई थी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू जो है वो हमारे इंडिया को 14 स्टेट और 6 यूटी जो है वो मिली थी। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो थी वो आप देखिए कि जो हमारी डिस्टिंक्शन थी पहले, मैंने जो आपको अभी बताई थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी करके, उसको जो है वो अबॉलिश कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। और इन्होंने जो है वो दोबारा से इंडिया की स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया। अब इंडिया के पास 14 स्टेट और 6 यूटी हमारे पास थी, ठीक है। इस तरह से कुछ इंडिया जो है वो हमारे पास बना, ठीक है। देखिए आप, JNK, पंजाब, ठीक है, पटियाला एंड यूनियन, ये विंध्या प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, वैसे ही है सारा ये क्रूग है। तो ऐसे करके हमारे पास अब कितनी है, 14 स्टेट हैं हमारे पास, और 6 क्या है हमारे पास, 6 यूनियन टेरिटरी हमारे पास है। डन। ये है हमारे पास उस टाइम 1956 के एक्ट के दौरान इंडिया जो हमारे पास बन के आया था। उसके बाद आपको पता है कि धीरे धीरे जो है इन स्टेट को जो है, पहले CBD जो दर्जा मिला था उससे इनको यूटी का दर्जा मिल गया। जैसे हिमाचल प्रदेश को अगर आप लें तो हिमाचल प्रदेश को भी पहले सी स्टेट का दर्जा था मिला हुआ, लेकिन बाद में इनको यूटी का दर्जा मिला। और बाद में धीरे धीरे जो है वो ये एरिया जो है हिमाचल का, पंजाब का कुछ एरिया हिमाचल को दे दिया गया। और यहाँ पे आप बोल सकते हो हिमाचल जो है वो 1971 में एक पूर्ण राज्य जो है वो बना हमारे पास। वैसे ही अलग हुए सारे आपके सारी स्टेट जो है वो अलग हुई, और हमारे पास जो है वो एक नया भारत जो आज का भारत है वो बना, ठीक है। तो आपने आज के लेक्चर में क्या देखा, बेसिकली हमने देखा कि कैसे जो है वो लिंग्विस्टिक बेस पे जो है वो भारत को अलग किया गया, अलग इन द सेंस की स्टेट को जो है वो रीऑर्गेनाइज किया गया। और उन स्टेट को रीऑर्गेनाइज इस बेस पे पहली इंपॉर्टेंस क्या रखी गई कि अगर इस स्टेट को हम अलग कर रहे हैं तो इस वेलफेयर ऑफ द पीपल और वेलफेयर ऑफ द नेशन के लिए ये चीज हो रही है। और हम साथ ही साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ये सारी कंडीशन देख के जो है वो चीज को अलग कर रहे हैं। हम वन नेशन वन थ्योरी वाली चीज को नहीं देख रहे हैं कि एक लैंग्वेज है एक नेशन बनानी है, वैसी चीज हम अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी इनके लिए कि हमें एक ऐसे स्टेट बनानी है जो भरपूर हो हर तरह से, इकोनॉमिकली भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ की अच्छी हो, हर चीज वहाँ की अच्छी हो, ऐसी स्टेट बनानी है हमें। सिर्फ भाषा इज द नॉट वन थिंग, भाषा के आधार पे अकेले हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह जो है वो कैसे हमारा आज का भारत बना, वो हमने हिस्ट्री देखी आज की। हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि फर्स्ट इलेक्शन कैसे हुए, कैसे जवाहरलाल नेहरू आगे आए और उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई इंडिया को जो है वो एक परिपक्व देश बनाने के लिए, ठीक है। जो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, मतलब इंडिया को किस तरफ लेके गए वो, और कैसे उनकी क्या मतलब आप बोल सकते हो राजनीति थी, जिनकी वजह से जो है वो इंडिया एक अच्छा और एक मतलब बहुत ही प्रॉस्पीरियस कंट्री बनने की राह पे चला, ठीक है। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हमने जो देखा है वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमने आज के लेक्चर में देखा कि इंडिया बिफोर पार्टीशन क्या था, आफ्टर पार्टीशन क्या था, उसके बाद हमने देखा कि इंडिया 1948 में कैसे क्या था, उसके बाद हमने देखा कि कौन से कमिटीज बिठाई गई थी कि लिंग्विस्टिक बेस की जो मांग उठ रही थी कि लैंग्वेज के भाषा के आधार पे हमारे को अलग किया जाए, उसको देखने के लिए SK धर कमीशन बैठा था, फिर JBP कमेटी बैठी थी, फिर हमारे पास आंध्र प्रदेश अलग हुआ था, और उसके बाद बैठा था फजल अली कमीशन, क्योंकि और भी मांग आने लग पड़ी कि हमारे एरिया को भी अलग किया जाए। इस तरह जो है इंडिया जो 1956 में अमेंडमेंट हुई, 7th अमेंडमेंट, और उसके बाद इंडिया जो है वो 14 स्टेट और हमारे पास 6 यूनियन टेरिटरी में बंटा। और आज के टाइम पे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं। वो हमने पास अभी हमारे पास आया है, और अभी तो हमारे पता है कि कैसे अलग हुआ, क्या चीज हुई, ये सारी चीजें जो है वो आज की हमें रिसेंटली पता है, लेकिन हम इन्हें भी कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे पास इतना ही। आज के लिए क्वेश्चन अगर आपके पास, अगर आप करना चाहो
तो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी में किसने फ्रेम किया था, किसने लिखा था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, और इंग्लिश में किसने लिखा था। तो उसके अगर आंसर आपको नहीं पता है तो आप उसके आंसर लिख लीजिए, मैं एक बार आपको लिखवा देती हूँ। दैट इज योर बसंत किशन वैद्य, हिंदी में लिखा था इन्होंने, और इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी राय यादव। इन्होंने जो है वो इंग्लिश में जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन ये, यहाँ से अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो, यहाँ से कोई मेनली इतना खास क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कभी यूपीएससी में मेंस के लिए, लेकिन यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हो तो मैं कल के लेक्चर में आपको पहले इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी। अदरवाइज आप लिख सकते हो कि कौन कौन से लिंग्विस्टिक बेस के लिए कमीशन बैठे थे और उनकी रिपोर्ट क्या थी, और आप उसको मतलब आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करो कि आप क्या सोचते हो कि ये रिपोर्ट्स आई तो क्या कैसे क्या चीजें हुई। ठीक है, अगर मैं देखूंगी अगर कोई और क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी आया होगा तो वो भी मैं आपको कल के लेक्चर में सबसे पहले वही दूंगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू सो मच।